बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ज़ाहिर है काफ़ी सारे चैलेंजेस का उन्हें सामना होगा। इकोनॉमिकली चीज़ें कैसे लेकर चलनी हैं, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी का जो एक माहौल बना हुआ है उससे कैसे निमटना है, आवाम को रिलीफ देना इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम करना है। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के पीछे जो एक पूरा नैरेटिव बनाया गया था अपोजिशन की जमातों की जानिब से, वो यही था बेसिकली कि आवाम को डिलीवर नहीं किया जा रहा है, नाअहल है गवर्नमेंट। उसी को बेस बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद आई जिसमें वो कामयाब हुई। और इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज शहबाज शरीफ साहब के लिए यही है कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह से मैंने बात की पॉलिटिकल जो एक इंस्टेबिलिटी का माहौल है, आज इमरान खान साहब पेशावर में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज़ किया, लोगों को सड़कों पर लेकर आए, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, जो हम देख रहे हैं कि क्रिटिक्स हैं, वर्स्ट क्रिटिक्स जिनको कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनकी जानिब से भी कहा गया कि मोबिलाइज़ करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो नैरेटिव लेकर आवाम में जा रही है पब्लिक में कि हम एक खुद मुख्तार कौम है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से बात की हुई कि इम्पोर्ट की हुई गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत की जा रही है, इस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़े ट्रेंड्स बन रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल से निमटना क्या मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो कि एक दर्जन से ज़ायद जमातों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई है, ये इसको साथ देकर चलना कितना आसान होगा। बहरहाल इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली से रेजिग्नेशन देने के जो मामलात हैं, पंजाब के अंदर जो आज खबरें आ रही हैं, इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार शादाब रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ साफ़ी तज्ज़ियाकार उज़ैर राना साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। शादाब रियाज साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में तो आ गए, लेकिन काफ़ी सारी जमातों ने मिलकर ये गवर्नमेंट बनाई है, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं इनके लिए? एकदम से आकर तो उन्होंने बड़े रिलीफ के हवाले से कम तनख्वाह को 25,000 कर दिया, पेंशन में 10% इजाफा कर दिया, जिसके बारे में आज खबरें आ रही थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इस पर ज़रा नजरसानी करेंगे हम कि हमने करना है या नहीं करना। तो आपको लगता है कि ये रिलीफ दे पाएंगे आवाम को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सोनिया, जैसे आपने पहले बात की और अभी भी इसमें भी कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, लेकिन इनको चीजों को साथ लेके चलना अब ये एक महाज नहीं है इनके सामने। सबसे बड़ा महाज महंगाई का है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से तंग थे। रोज बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी, खाना पीना हर चीज महंगी हो रही थी। सबसे पहले महाज जो है वो है, उसके ऊपर लड़ना इनके लिए आसान नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से भी जैसे आपने बात की कि जाहिर है उन्होंने कहा कि भी बजट देख के हम अपना फिर उसके बाद चीजों का ऐलान करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल एक हार्ड वर्किंग आदमी हैं। जैसे कि उनके बारे में मेरी जाती राय ये है कि शहबाज शरीफ साहब लीडर अच्छे नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं। और तजर्बा भी है ना, 3 बार के तो वजीर आला रह चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, उसमें एक तो ये महाज आ गया, दूसरा महाज उनके लिए वो है जो आज पेशावर में जो होने जा रहा है रात को इशा के बाद, उसके बाद में भी ये ऐलान कर दिया गया मुख्तलिफ जगह पे इमरान खान साहब अपने जलसे करेंगे, तकारीर करेंगे और फिर एक दफा वो अपने जो लोग हैं अपने वोटर को मोबिलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको सुकून से काम ना करने दें। तीसरा महाज जो है वो वज़ीर आज़म साहब के लिए इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। देखिए, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़हनियत, मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले बहुत से लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इनको वज़ीर आज़म बनाया है। अब जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी लोगों को, अपने अपने वोटर्स को मुतमईन भी करना है। अब रिसेंटली आप देखें, जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ था, कौमी असम्बली के इजलास में जो स्पीच की थी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, और फौरन बाद में नाराज हो गए थे एमकेएम के इजलास। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब उनको मनाना, आज वो कराची चले गए वहां मिलाने के लिए, पर टास्क काफी ज्यादा है शहबाज शरीफ साहब के लिए, मसाइल काफी ज्यादा है। अभी एक और बड़ा मसला पंजाब के अंदर ये जो आ रहा है, जो अब हाई कोर्ट का फैसला होगा, फिर उसके बाद ये जो पंजाब के इलेक्शन होने हैं सीएम पंजाब के, अगर तो वहाँ पर हमजा जीत जाते हैं तो इनको काफी ज्यादा फायदा होगा। वैसे आज लाहौर में बैठे हुए शादाब रियाज साहब, ये पंजाब में हुआ क्या है? ये जो खबरें सामने आ रही हैं अलीम खान साहब और हमजा शहबाज साहब के माबेन कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, ये कितनी सदाकत है? ये पूरा मामला क्या है?
نہیں دیکھیں میں آپ کو تو میرے پاس اس طرح کی کوئی خبر نہیں پہنچی. اچھا ابھی تک تو یہ سچویشن ہے کہ یہ افواہ تو آپ کو پتا ہے جب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں پاکستان کے پچھلے کئی دنوں سے تو افواہ تو ایسے ہی کھڑے کھڑے بن جاتی ہے. ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی اتھینٹک بات نہیں پہنچی کہ علیم خان صاحب کی اور حمزہ شہباز کی کل کلامی ہوئی ہے. اگر بظاہر ہم دیکھیں تو اتنی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اس وقت تو حمزہ شہباز اور علیم خان صاحب کو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بالکل کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس وقت پوری طرح وہ چھریاں کانٹے تیز کر کے بیٹھے ہیں سی ایم بننے کے لیے, اور یہ علیم خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ وہ بنے اور حمزہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ بنے. تو اس سچویشن میں ہاں یہ اگر الیکشن ختم ہو جاتا تو پھر اس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ شاید کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی اختلاف رائے ہو جائے. ابھی تو اس کنڈیشن میں نہیں. ویسے نمبر گیم آپ کو کیا لگتا ہے کس کے حق میں ہے؟ پرویز الہی صاحب کے لیے مشکل ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی 50-50 چانسز ہے یا پھر حمزہ شہباز کے پاس اکثریت ہے اس وقت؟ دیکھو سونیا اب تو سچویشن میرے خیال میں تو بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ حمزہ شہباز کے پاس اکثریت ہے. جب یہ وفاق کے اندر فیصلہ نہیں ہوا تھا اس وقت بھی تقریباً 201 کے قریب سکور تھا حمزہ شہباز کے پاس. تو اب جب یہ وفاق میں وزیر اعظم جو ہے مسلم لیگ نون کا آ گیا ہے اور یہاں پر یہ سچویشن بن گئی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے اگر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایک بینیفٹ ہوگا لوگوں کے لیے جو ایم پی ایز ان کے ساتھ چلیں گے ان کو بھی ریلیف ملے گا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ خالی سی ایم سے نہیں یہ ہمیں فیڈرل لیول پہ پی ایم سے بھی ریلیف ملے گا. اور اگر پرویز الہی کے ساتھ وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو دیکھیں ان کو جو ایم پی ایز جائیں گے ان کو پتا ہے کہ جی ہمیں فیڈرل سے تو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ فیڈرل سے کوشش کی جائے گی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ٹانگیں کھینچی جائے. اسی طریقے سے پنجاب سے کوشش کی جائے گی کہ شہباز شریف صاحب کی ٹانگیں کھینچی جائے. یعنی کہ جو ایک پہلے سیاست کے اندر ایک ٹینشن سی بنی ہوئی ہے یہ مزید اس کے اندر اضافہ ہوگا آگے. اگر پنجاب کے اندر تبدیلی ہوتی ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت حمزہ شہباز کی پوزیشن کافی مضبوط ہے. ٹھیک ہے. عزیر رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیر رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ جو تمام تر پولیٹیکل ایک سیناریو بنا ہوا ہے, جو ایک ٹمپریچر بنا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے جلد سے جلوس جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہیں. آج پشاور سے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد لاہور میں, پھر کراچی میں, پورے پاکستان میں پہلے پبلک بڑی تعداد میں موبلائز ہے. سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں بھرا پڑا ہے, کچھ ٹرینڈز بھی چلائی جا رہے ہیں. تو جو نیریٹو پرائم منسٹر لے کر چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بائے ہو رہا ہے اور یہ اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ یہ بہت سارے لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چونکہ حکومت گئی ہے تو یہ چند دنوں کا غصہ ہے, پھر معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے سونے بات اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں فرق ہے. عمران صاحب جو تھے آئے ان کے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں تھا, لیکن جو شہباز شریف ہے ان کے پاس اچھا خاصا, جس میں آپ نے بھی خود بتایا کہ ان کے پاس 2 بار جو ہے وہ چیف منسٹرشپ کا تجربہ ہے. اور اگر آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو ان کا جو نیریٹو تھا بچہ ہے کہ وہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ کہ وہ اگر وہ اپنی جو عوام کو ریلیف دینے میں اور جو ڈیولپمنٹ ورک ہے اس پہ اگر فوکس رکھتے اور اپنے جو اپوزیشن جو نیریٹو ڈیولپ کر رہی تھی مہنگائی کا اور سارا کچھ, وہ خان صاحب نے کوشش کی کہ یہ انٹرنیشنلی مہنگائی کا سارا ایک وہ فلڈ آیا ہوا ہے, لیکن عوام نے اس پہ یقین نہیں کیا اور عوام جو کہتے تھے کہ ہمیں ہر صورت ریلیف دیا جائے. اب دیکھیں شہباز شریف کا ایکسپیرینس اس سے بولتا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی ہی اسپیچ میں عوام کو ایک جو ہے ریلیف دینے کی کوشش کی. لیکن اب ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, اس میں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان کو کوارڈینیشن کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ ایک چیز ایک طرف دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک طرف ریلیف کے اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف مفتیٰ اسماعیل جو کہہ رہے ہیں وہ ڈاؤٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو نیکسٹ بجٹ میں یا مارچ سے یا آلریڈی ہو چکا ہے یا ہم نیکسٹ بجٹ میں اس کو کریں گے. تو ایک تو چیز یہ کہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ عوام کو دیتے ہیں ان کو وہ پروٹیسٹ ہو رہے نہیں ہو رہے وہ اس پر دھیان نہیں دیتے, تو آئی تھنک اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے تو عوام جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہے جو خان صاحب کے جو پروٹیسٹ ہے ان میں جو پی ٹی آئی کے جو جنرل ورک ہے نا وہ ٹھیک ہے, وہ خان صاحب کے جو پروٹیسٹ ہوں گے, پبلک گیدرنگز ہوں گی, ریلیز ہوں گی, اس میں جائیں گے. لیکن ایک جو نیریٹو بنا ہے کہ مسلم پارٹیز کے لوگ جو ہے پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے, میرے خیال سے اگر شہباز شریف صاحب جو ہے اگر اپنی فوکس کیے رکھیں گے اور اب
अपनी जो मिनिस्ट्रीज होंगी, जो भी अभी पॉलिटिकल डिवीजन होगी कि जी हर पार्टी ने अपनी अपनी वो एक डिमांड करनी है, एमके अपनी डिमांड करेगी, पीपल्स पार्टी अपनी सही, डिमांड ठीक है, करेगी, ठीक है, ठीक है उज़ैर राना ठीक साहब, है, ठीक है। आपका पॉइंट आ गया है। अच्छा, मैं दोबारा जाऊंगी शादाब रियाज साहब के पास। शादाब रियाज साहब, ये जो असेंबली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सर आपको क्या लगता है ये फैसला दुरुस्त फैसला है? क्योंकि आपको याद होगा 85 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी एक इलेक्शन का बाइकआउट किया था और आखिर टाइम तक वो ये कहती हमें नज़र आई कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो आपको लगता है कि ये उनका दुरुस्त फैसला है, या फिर क्योंकि ओपन ग्राउंड उन्होंने छोड़ दी है पूरी की पूरी उनकी गवर्नमेंट के लिए जिस तरह की मर्जी लेजिस्लेशन करें, या आपको लगता है कि बैठकर पार्लियामेंट में बैठकर भी सड़कों पर टफ टाइम दिया जा सकता था? जी नहीं सोनिया, देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल में जहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब उस वक्त बेशुमार गलत डिसीजन थे, मेरे ख्याल में अब भी तहरीक इंसाफ का ये इंतहाई गलत डिसीजन होगा, क्योंकि अभी तक स्पीकर के पास मेरे ख्याल में जो इनके रेजिग्नेशन नहीं पहुंचे। हाँ। अगर पहुंच जाते हैं तो इंतहाई गलत हरकत होगी, क्योंकि जाहिर है वो फौरी तौर पर उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन करवा देंगे, वहाँ पर जितनी इंतखाब करवा दिया जाएगा। और तो ये वैसे आसान होगा शादाब साहब, इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन करवाना? ये भी तो एक चैलेंज होगा ना हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कह चुका था, जब अदालत में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा तो हम तो अक्टूबर तक भी इलेक्शन कराने के उसमें नहीं है। बिल्कुल सॉरी, वो जो इलेक्शन करवाने की बात की थी वो जनरल इलेक्शन कराने की बात की थी, जिसमें चारों सूबे और कौमी असेंबली की मुकम्मल सीटें, ये बात की गई थी, जो कि बिल्कुल, यस, ये भी तकरीबन, हाँ। तो इलेक्शन की जहाँ तक बात है, ये गैप देके, महीने का गैप देके 70-80 देखे, अभी तो 140 इमरान खान साहब के साथ वैसे थे। जब मामला आया उनके पार्लिमानी कमेटी के अंदर, उन्होंने जब आखिरी इजलास बुलाया था तो उसमें 100 लोग रह गए थे। अब जब ये बात इस्तीफों पे आएगी, क्योंकि इख्तिलाफ राय है तहरीक इंसाफ के इस्तीफों पर, तो जब इस्तीफों पे आएगी तो ये 70-80 रह जाएंगे। तो आप ये देखिए कि 70-80 सीटों के इमरान खान साहब ने वैसे कहा मैं अकेला भी रह गया तो मैं दूंगा इस्तीफा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 70-80 लोग जो है इनसे जो है वो दोबारा बैठ के ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर करवाए जा सकते हैं। जब वो ज़िमनी इंतखाब हो जाएंगे तो वो जो लोग होंगे, ज़ाहिर है पीटीआई तो उसमें हिस्सा नहीं लेगी, जो लोग होंगे ये इनके अपने होंगे, फिर इन्हीं में से ही खुद कुछ बंदे बेच के अपोजिशन बना लेंगे। खुद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उसके बाद फिर ये चेयरमैन नैब से लेके, नैब को खत्म करने से लेके हर जो बड़ा जो आईनी सीट है उस पर मुदाखलत कर सकेंगे, जिसके ऊपर अपोजिशन लीडर और हाउस ऑफ के जो लीडर हैं इनकी जो मुशावरत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में तो अगर ये किया जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस्तीफे दे दिए जाते हैं कौमी असेंबली से, तो जहाँ इन्होंने और बहुत से ब्लंडर मारे हैं उनमें से ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसका नुकसान होगा। उज़ैर साहब, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से अभी शादाब रियाज बात कर रहे हैं कि बहुत सारी गलतियां थी, ये एक तरफ तो जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं साबिक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो, या पूरी की पूरी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि हमें एक साजिश के तहत निकाला गया, बैरूनी मुदाखलत, फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। चलें, ये फैक्टर तो एक इस पर तो बात कर रही, ज़रा इन्वेस्टिगेट होगा तो मामला सामने आएगा। लेकिन आपको लगता है कि इनकी अपनी भी बड़ी कोताहियाँ, गलतियाँ सारे सिनारियों के अंदर रही हैं? जो बुज़दार साहब हैं उनको हटाने के मामले पर पीटीआई के अपने अंदर से लोगों को बड़े इख्तलाफात रहे हैं कि इनको हटाया जाए, फिर महमूद खान के हवाले से, फिर प्राइम मिनिस्टर के एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, फिर जो मुनहरिफ अरकान हैं, इत्तेहादी हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता रहा। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ हुई कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची। तो आपको लगता है कि गलतियों से ये गलतियाँ भी हैं उनकी गवर्नमेंट जाने का, और एक दोबारा से फिर वो गलती रिपीट करने जा रहे हैं रेजिग्नेशन देके? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी 85 की बात की, मैं 85 की बात नहीं करूंगा, मैं अभी 2014 ही की बात करूंगा। हाँ। जब पीटीआई ने नेशनल असेंबली से रिजाइन किया। हाँ। और उस टाइम भी जो स्पीकर थे वो नून लीग के थे, नून लीग की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और अयाज सादिक साहब स्पीकर थे, यस। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी वो चीज होने जा रही है। तो आप एक चीज देखिए, हिस्ट्री रिपीट कर रही है। इसका मतलब अगर खान साहब ने फिर रिजाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बात मैं करूंगा कि सोनिया देखिए कि हमेशा मैं एक चीज कहता होता हूँ, आप मेरे तजज़िये देखती भी रही है, सुनती भी रही है, कि कोई भी गवर्नमेंट हो, खान साहब हो, मियाँ साहब हो, बेनजीर भुट्टो साहब पास में थी, कि कोई भी हुकूमत चल रही है तो उसको एक कहते हैं उसका मोरल अप करने में, उसके अवाम में उसको पब्लिसाइज करने में एडवाइजर्स का, मिनिस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी तरह किसी भी गवर्नमेंट को फेल करने में, उसको नाकाम करने में उन्हीं एडवाइजर का हाथ होता है, ठीक है। अब अगर 2014 में
खान साहब ने किसी के कहने पे रिजाइन कर दिया, आप फिर वही चीज करने जा रहे हैं। मैं शहाब साहब से एग्री करता हूँ कि आप चाहे कि रिजाइन करके बाहर जाए, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक शो करें और असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट करें, बाहर भी प्रोटेस्ट करें, ठीक है। अब अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया इलेक्शन दूर के बाद, अगर ये जिस 2014 में याद सादिक ने या PMLN की गवर्नमेंट ने किया था कि 4 महीने उन्होंने जो इनके रिजाइन थे वो होल्ड कर दिया, ठीक है, लेकिन अब भी अगर वही सेम टैक्स करते हैं तो फिर ये PTI किधर खड़ी है? ये अगर फिर वही कोई डायलॉग चलते हैं और फिर वापस आते हैं, उस टाइम एम्बैरसमेंट हुई थी कि इनको वापस आना पड़ा था। अब अगर फिर वो कुछ होता है तो फिर आई थिंक ये मैं ये कहूँगा 3.5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है। अच्छा शादाब रियाज साहब, ज़ाहिर है अब इमरान खान साहब ने क्लियर कर ली है अपनी किसी हद तक स्ट्रैटेजी कि वो सड़कों पर आएंगे। कल एक बयान ये भी चल रहा था प्राइम मिनिस्टर के कि अहम हकाइक से पर्दा उठाऊंगा। अब देखना ये कि वो कौन से अहम हकाइक होंगे, आज ज़ाहिर है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये क्या हासिल कर लेंगे सर? आपको याद होगा 126 दिन का धरना भी इन्होंने दिया था, उस वक्त भी जल्द से जुलूस किए थे, फिर PDM ने भी काफ़ी जल्द से जुलूस किए, तो क्या हासिल हो गया सड़कों पर आकर? आपको क्या लगता है कि एक मोमेंटम बिल्ड कर देंगे पब्लिक के अंदर? इसके अलावा आपको लगता है कि कहीं जिस हवाले से कहा जा रहा है कि फैसले को वो बहुत कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मुख्तलिफ क्या हो जाएगा अगर बड़ी तादाद में पब्लिक निकल भी आती है, बड़ी तादाद में जल्द से जुलूस भी कर लेते हैं? तो सुनिए, आपको एक चीज का अंदाजा हो गया होगा कि इमरान खान साहब जो है इनको लोगों को इकट्ठा करना आता है। जैसे चैनल के अंदर एक टीजर छोड़ दिया जाता है कि ये होने जा रहा है, अब कैसे होगा, कब होगा। अच्छा, इमरान खान साहब अपने जलसे से पहले इस तरह का एक टीजर लाजमी छोड़ देते हैं जिसके चक्कर में मेरे जैसे आप जैसे लोग भी इनका जो पूरा जलसा हो चाहे 8 घंटे का हो 7 घंटे का सुनते हैं कि शायद इसके अंदर कोई सरप्राइज। यही वो सरप्राइज वाली यार 27 मार्च वाली तकरीर में भी मेरे ख्याल से शादाब रियाज साहब यही हुआ था। लोगों ने तो बाकायदा ट्वीट किए थे कि हम सोच रहे थे कि इस बार कोई चीज मुख्तलिफ होगी और वो मैं इतना लंबा खिताब सुनना पड़ा। और स्टार्ट में इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया था कि मैं आखिर में बड़ी अहम बात करूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़े तरीके से घेर के जाते हैं कि जी मैं पहले चंक में बड़ी अहम बात करूंगा, मैं दूसरे में बहुत अहम करूंगा, अब मैं आखिर में करूंगा, अब मैं बिल्कुल एंड में करूंगा, और एंड में बिल्कुल वो हाथ झाड़ के उठ निकल जाते हैं। आपको याद है जब ये धरने पे बैठे थे वहां पर भी इनके धरने में हर धरने में ये होता था कि अंपायर की उंगली कड़ी होने वाली है, हमसे को सरप्राइज दूंगा। इमरान खान साहब के अंदर ये नो डाउट के बेहतरीन क्वालिटी है कि बंदों को गैदर करते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, और वो इसी तरह वो जिसको हमारे जुबान में टंकीरी चला के वो इकट्ठी करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो अब भी वो यही कर रहे हैं कि जी मैं सरप्राइज दूंगा, क्या दूंगा सरप्राइज? अब आप मेरे जैसे आप जैसे फिर कोई टीवी लगा के बैठ जाएगा, कोई जलसे में चला जाएगा, क्या सरप्राइज होगा? उसके बाद हम वैसे ही आके वापस 4.5 साल, बल्कि मेरा ख्याल है 21-22 साल हो गए हैं इस तरीके से हमें मतलब वो बुद्धू बनाते हुए, ठीक है ना, वो हम बन रहे हैं। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, इमरान खान साहब सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब हथियार डालें और कि जी मैं अगले महीने इलेक्शन करवाता हूँ। आपको लगता है डाल देंगे? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। एक चीज तो क्लियर है, शहबाज शरीफ साहब की भी अगर हम बात करें, उनको भी बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ वज़ारत उज़्मा मिली है। उनकी अगर इमरान खान साहब की 22 साल की जदोजहद है तो जो शहबाज शरीफ साहब है ये तो 85-86 से जो है वो बड़े भाई के पीछे पूरी हो गई। अलग हो सकते थे, ना नाराज हो सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नून से अगर शीन निकल गई तो शीन के पास कुछ नहीं बचता। तो वो बेचारे वो रियाजुद्दीन शब्द है उनके पीछे भी, शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के पीछे। तो ये मुमकिन नहीं है कि कुछ भी कर लें, वो वज़ारत उज़्मा नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। अगर फाइनेंशियल मामलात को अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो मुल्क की इकोनॉमिकल क्राइसिस है इसको हैंडल कर लिया अगले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में, तो ये ध्यान में रखे सोनिया ये मामला 1.5 साल जो अभी है ये पूरा करेगी हुकूमत। और अगर ये क्राइसिस इनसे कंट्रोल ना हुए तो फिर ये बिल्कुल चांस है कि 3-4 माह में ये हाथ उजाड़ के केयर टेकर सेटअप बनाए, 3 महीने केयर टेकर सेटअप है और नवंबर-दिसंबर में इलेक्शन कर लें। वैसे क्राइसिस आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि IMF की बड़ी कड़ी शराइत पे इन लोगों ने मुआहदे किए थे और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत जल्द IMF के एक नए प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। फिर इंटरनेशनली जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है, पेट्रोल
पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पर हैं, और आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने बयान दिया भी है कि उन्होंने मसनूई तौर पर चूंकि पेट्रोल प्राइसेस महंगी नहीं कर रहे थे तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो फिर बयान देने का अल्टीमेटली ये मकसद है कि उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी है। तो ये क्राइसिस पर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो जिस फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, जिस लेटर गेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पर अमेरिका, अब तो खैर नाम भी ले लिया है कि अमेरिका ने ये धमकी दी थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो फिर इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी, और चले जाते हैं तो फिर बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपको लगता है कि आसानी हो जाएगी, IMF की कोई शराइत नरम हो जाएगी? देखिए, शराइत नरम करने के लिए किसी कॉन्स्पिरेसी की जरूरत नहीं है सोनिया। सिंपल सी चीज ये है कि जो इसहाक डार एक शार्प आदमी है, मिफ्ता इस्माइल एक तेज आदमी है, ठीक है ना, उनकी पूरी जो माशी टीम है उसकी निस्बत ये भी इसहाक डार पहले भी एक दफा, ये कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ ने इसहाक डार से पूछा कि यार अगर हम फौरी तौर पे सेटअप में आ जाते हैं तो आप डॉलर को किधर तक ला सकते हो। उस समय डॉलर को 82-83 रुपए का था, 182-83। तो इसहाक डार साहब ने कैलकुलेट करके तो उसको कैलकुलेट करके तो उन्होंने कहा जी मैं फौरी तौर पे 147 तक ला सकता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है ना, यानी कि ये चीजें वो तमाम तैयारी वो पहले ही कर रहे। वैसे ऑलरेडी तो डॉलर कम आ गया है ना, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये 60 रुपए पर। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज सोनिया, आपको पता है कि IMF का कर्जा, अमेरिका का कर्जा, ये तो कर्जे हैं, ये तो लेके हम अपना पेट भरेंगे, चलते रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, उसकी वजह है नैब। ये जो नैब में जो बैठे हैं जो जावेद इकबाल साहब, ठीक है ना, उन्होंने जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से डायरेक्शन होती थी वैसे वो करते थे। ये इल्जामात मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाए जाते रहे। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने एक बयान में काफी पहले ये बात कही थी कि नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। अब उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है सोनिया कि मैंने खुद देखा है कि जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सरमायादार, अरबपति, खरबपति लोग हैं जिनको एक चुटकी से कारोबार चल पड़ते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या कोई भी हो, उन लोगों ने अपनी गाड़ियों में, सोने की डलियों में पैसे, मतलब वो जो अपना क्या कहते हैं उसको, सरमाया बचा के रखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियली कैश जो है वो हजारों 5-5 हजार की गड्डियां वो उन्होंने बैंकों से निकाली हुई थी। बैंक करप्ट हुए इस चक्कर में कि लोगों ने बगैर बैंक के जो है वो आपस में वो बिजनेस शुरू कर दिया, पर्ची के ऊपर कारोबार शुरू कर दिया। तो आप कह रहे हैं सूरत हाल में आप कह रहे हैं बेहतरी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो सरमायाकार तबका। यही मैं कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में हम IMF या वर्ल्ड बैंक को तो हम बात की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस था वो अब हल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि भाई वो अपना पैसा बाहर निकालेंगे तो उनको 10 इंक्वायरियां नहीं भुगतना पड़ेंगी, तो यकीनन फिर वो इस मामले को टेकअप करेंगे, वो पैसे लेके आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। जब पैसा वहां से बाहर निकलेगा उनकी जेबों से तो वो फिर पूरे सर्कुलेट करेगा। सही, ठीक है। अच्छा बुज़ैर साहब, आपको भी लगता है कि मौशी हवाले से ये मामलात, ये जो क्राइसिस है, इसको कंट्रोल कर पाएंगे शहबाज शरीफ? जी, मैं शाह साहब को बहुत गौर से सुन रहा था और इन्होंने मेरे वर्ड्स ही ले लिए जो मैं कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी बात जो नजर आती है कि PMLN, और देखिए ये सिर्फ PMLN की गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। चाहे PMLN को देखें, पीपल्स पार्टी देखें, ये दो बड़ी पार्टीज है जिनके पास अच्छी टीम है, फाइनेंशियल टीम भी, जिस तरह इन्होंने मुफ्ता इस्माइल का कहा और सरदार साहब का कहा। मतलब एक देखिए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, 4 दिन हुए तो डॉलर 10 रुपए नीचे कर दिया, ठीक है। तो अगर ये इसी तरह कंसल्टेशन के साथ और प्लानिंग के साथ चलेंगे अपनी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ, तो आई थिंक जैसा मैंने पहले कहा कि शहबाज शरीफ अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, और ये हार मानने वाले नहीं है, ये काम करके दिखा के लोगों को बीट करते हैं। अभी देखें PTI ने वहाँ पे 3 साल 3.5 साल गुलजार साहब रहे, लेकिन फिर भी वो PMLN का बहुत अच्छा स्लोगन था कि शहबाज शरीफ को मिस कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक के डॉलर जिस तरह कंट्रोल किया, और सबसे बड़ी बात जो ये कहेंगे वो इनको करना होगा, और जो इन्होंने कहना है वो इनको बहुत सोच समझ के कहना होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो बीइंग पाकिस्तानी के मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ये गवर्नमेंट 1.5 साल चले और आगे नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ हम जाएं पीसफुली, और जो भी नेक्स्ट सिटिंग गवर्नमेंट आए 1.5 साल बाद उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आए और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के राह पे गामजन हो। लेकिन एक चीज याद रखिए सोनिया, देखेंगे खान साहब को ये चीजें खुद समझनी चाहिए कि रोडों पे जाके मसाइल हल नहीं होते। जब आप पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर आप पार्लियामेंट में आपकी एक सीटिंग है, एक अच्छी खासी मेजोरिटी है, 140 सीट से बहुत अच्छी मेजोरिटी है, तो आप उससे आप जो सिटिंग गवर्नमेंट उसको टफ टाइम दे। असद उमर साहब इनके बात से अच्छे बोलने
कर जाएं ताकि वो गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे फिगर्स के साथ इनको रिपीट करें, ताकि इन्होंने अभी गवर्नमेंट की 3.5 साल गवर्नमेंट के, इनके पास भी फिगर्स होंगे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, ताकि इनको अगली अगर फ्यूचर में जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे इनको उसकी तरफ जाना, ताकि लोगों में इनको इत्मीनान हो कि अगर हम इनको दोबारा वोट देंगे तो ये असेंबलीज में ही बैठेंगे। ठीक है। अगर अवाम को ये होगा जी हम इनको वोट देंगे और ये कल दोबारा रहने के बाद फिर वो कह रहे हैं जिस फॉरेन कॉन्स्पिरेसी से हमें निकाला गया, जो बैरूनी मुदाखलत की गई, ऐसी असम्बलियाँ इमरान खान साहब चीख के कहते रहे कि मुझे निकालने के लिए साजिश हो रही है, वो तो फिर सबको फतवा दे रहे हैं गद्दारी का। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते अपोजिशन में। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि ये बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं जिनका टिल्ट थोड़ा सा हम देखते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, वो भी लिखते हैं कि ये एक सियासी गलती होगी। बहरहाल शादाब रियाज साहब, ये इत्तेहाद वैसे चल जाएगा इतनी जमातों का, क्योंकि पहले भी इत्तेहाद हुआ था इनका, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का, वो चला नहीं था। फिर मिसाक जमहूरियत भी आपको याद होगा किया होगा था, वो फिर हालिया इन्होंने पीडीएम बनाई थी, वो भी कुछ ही अरसा ये साथ चलें, फिर एक दूसरे पर वो इल्ज़ामात लगाए कि वो आपसे कोई चीज़ ढके छुपी नहीं है, सिलेक्टर्स हो गए बहन भाई से। तो ये शहबाज शरीफ साहब ये इत्तेहाद बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सबके अपने अपने स्टेक्स हैं, सब ये तो जमातें अपने अपने जब इलेक्शन होते हैं तो ओपोनेंट कैंडिडेट जो हैं वो खड़े करती हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे निकालने के लिए सब के सब जो हैं वो एक हो गए, तो इत्तेहाद बरकरार रह पाएगा? क्या नजर आ रहा है आपको सिनारियो? बिल्कुल, देखिए सोनिया, बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने स्टार्ट किया था और मुख्तलिफ उसके अंदर इश्यूज बताए थे कि ये शहबाज शरीफ साहब को फेस करना पड़ेगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूँ कि वो बाकी के तमाम मईशत को हल करना, साथ लेके चलना, वो ऑलमोस्ट शहबाज शरीफ साहब के लिए इशू नहीं है, वो कर लेंगे। सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है, मुख्तलिफ ज़हनियत के, मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ नजरियात के लोगों को साथ लेके चलना और मुसलसल 1-1.5 साल तक चलना। 1-2 दिन चलना तो कोई इशू नहीं, चल लिया जाता है, 1.5 साल कोशिश जब तक इनकी होगी, इनको लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हमने उम्मीद बांधनी है तो आप ये देखें कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब है जिन्हें मसलियत का शहनशाह कहा जाता है, और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब है, ये भी मसलियत के शहनशाह, यानी कि अपनी जमातों में ये दोनों साहिबान जो हैं मसलियत के किंग हैं। नवाज शरीफ साहब के अंदर बिल्कुल लचक नहीं है, वो सीधे हो जाते हैं 1 मिनट से पहले। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो भी एक लेवल तक जाती थी, फिर सीधी हो जाती थी। इस दोनों जमातों में शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये दोनों अपनी अपनी जमात में मसलहत के लिए जो है वो माने जाते हैं कि भाई ये सुन भी लेते हैं, बात भी ठीक है। आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद जो बरकरार रहेगा। बैरल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शादाब रियाज साहब, और इसके साथ साथ उज़ैर राना साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।